Good morning, all of you. Today, I Chavi Gupta welcome you all in this session. In the previous video, we were doing structure of atom and we have done two models, that is Thomson model and the Rutherford model. Now, in this video, we will do the Neil Bohr model of atom. Now, what does it says that basically Bohr model क्या suggest करता था? It was suggested by Neil Bohr in 1915. It came into existence with the modification. अभी modification obviously जो आपने reject किया है आप वहीं से कुछ ना कुछ gain करते हैं. सो जो रदरफोर्ड की रिजेक्शंस थी उसी से हमने कुछ गेन किया था. दैट इज रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. उसने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया था बोर मॉडल ने. The Bohr modified this atomic structure model by explaining that electrons move in fixed orbit. कॉन्सेप्ट क्या था? रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो बेसिकली अंदर के गिर जाएंगे. वो न्यूट्रल एटम की न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक, सो अब इसने एटम की न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन की थी और वो क्यों नहीं गिरते वो बताया था हमें यहाँ पे पॉइंट. तो इसने क्या कहा था बोर मॉडल ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं. दैट लाइक जैसे अर्थ होता है अपने एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, हम उसका ऑर्बिट बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं. सेम वे में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एटम के अराउंड रोटेट करता है, घूमता है. दैट इज नोन एज योर फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल्स एंड नॉट एनीवेयर एल्स इन बिटवीन, और कहीं बीच में रोटेट रिवॉल्व नहीं करता. एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ईच ऑर्बिट, जो हर एक ऑर्बिट है या शेल है, उनकी फिक्स एनर्जी लेवल होती है. हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. So Rutherford basically explained the nucleus of an atom and Bohr modified that model. Okay, so what does Bohr model states that an atom consists of heavy positively charged nucleus. कि एक एटम है जो heavy positively charged nucleus contain करता है. The whole mass of the atom is concentrated in the nucleus. ये तो रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि जो सारा मास है, जो सारा चार्ज है, वो सारा कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. सो एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एटम न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं. ये हमें रदरफोर्ड ने बता दिया था. तो द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ. बट बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और उनके एक अपनी एनर्जी लेवल्स होते हैं एंड दे आर नोन एज योर ऑर्बिट्स. तो बोर फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू जो न्यूक्लियस के पास होगा. क्योंकि सपोज करो जैसे छोटा बेबी होता है, ऐसे समझो जैसे आपका कोई छोटा बेबी है, इन्फेंट है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो अगर मम्मा के पास रहता है तो बहुत खुश रहता है, वो नहीं रोता, क्राई नहीं करता वो. बट अगर आप उसे जैसे ही मम्मा से दूर लेके जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्राई करेगा. दैट मीन्स वो अपनी एनर्जी इंक्रीज करेगा क्योंकि उसे मम्मा के पास जाना है. सेम वे में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, उसके पास एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है बिकॉज न्यूक्लियस ने पकड़ नहीं रखा तो कहीं पे भी फ्रीली घूम सकता है. बट जो न्यूक्लियस के पास होता है वो आराम से स्टेबल रहता है, उनके पास एनर्जी कंटेंट कम होता है बिकॉज वो कहीं पे इजीली फ्रीली मूव नहीं कर सकता. सो इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स आए थे आपके बोर मॉडल के. बट अब जैसे जैसे एक पॉस्टुलेट समझाऊंगी वैसे वैसे आपका स्विच करूंगी सो दैट आपको ये कंटेंट क्लियर होता है. इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज जो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करें जिसको हमने ऑर्बिट्स बोला है. तो सी द ऑर्बिट्स, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ऑर्बिट्स लिखा हुआ है. सी ओवर हियर, ये ग्रीन कलर का ऑर्बिट है एक, फिर ब्लू कलर का ऑर्बिट है, देन आपको ब्लैक कलर का है एंड देन पिंक कलर का ऑर्बिट्स है. तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दीज ऑर्बिट्स है फिक्स्ड नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. एंड इन ऑर्बिट्स को हमने नाम दिया है के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल. दैट मीन्स जो शेल न्यूक्लियस के पास है, सबसे पास है, दैट इज नोन एज के शेल. जो थोड़ा सा दूर है एल शेल, देन जो और दूर है एम शेल एंड देन जो और ज़्यादा दूर है वो एन शेल है. क्लियर है? तो ईच ऑर्बिट और शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी, सबकी अपनी फिक्स एनर्जी है एंड उनको हमने उनकी सर्कुलर ऑर्बिट्स को हमने क्या बोला? ऑर्बिटल शेल्स बोला है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर. यही अभी आपने वहाँ पे देखा था n इक्वल्स टू 1 2 3, हमने उसको ऐसे से इंडिकेट किया है जिसको हमने क्या बोला? क्वांटम नंबर्स बोला है.
दैट मीन्स अगर हम लोएस्ट एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो उसे हमने क्या बोलते हैं, n=1, दैट मीन्स हम k शेल की बात कर रहे हैं। n=2, दैट मीन्स हम l शेल की बात कर रहे हैं। n=3, दैट मीन्स हम m शेल की बात कर रहे हैं। यू कैन सी n=1 k शेल, n=2 l शेल, n=3 m शेल, n=4 is n शेल। क्लियर? नाउ with an electron attaining the lowest level it is said to be in the ground state। जिसके पास सबसे कम एनर्जी है उसे हमने के शेल में डालते हैं एंड हमने बोला कि वो ग्राउंड स्टेट में। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेगा, जिसके पास कम एनर्जी है वहाँ से वो हायर एनर्जी लेवल के पास जाएगा। by gaining the required energy and an electrons move from higher energy level to lower energy level by losing energy। means सपोज करो अगर आपके पास मैं बोलूँ कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी का एग्जांपल लेते हैं हम। अगर न्यूबॉर्न बेबी मम्मा के पास है तो वो बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा रोने में, फाइन। बट अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाओगे मम्मा से तो क्या होगा, वो धीरे 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 अपनी एनर्जी बढ़ाएगा रोने की। एंड जैसे वो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा रोने की तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जैसी हाई स्पीड पे अपनी एनर्जी पकड़ेगा कि वो बहुत ज़ोर से रोएगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको उसकी मम्मा के पास वापस दे दोगे, यही करोगे। दैट मीन जैसी हाई एनर्जी पहुँचेगा वो एग्जैक्टली वापस अपने लोएस्ट लेवल पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी बाहर निकाल दी एंड आप समझ गए कि आपको सब उसकी मम्मा को देना है, ठीक है। सेम वे में इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, जब उसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी आती है तो वो अपनी एनर्जी लूज करके अपनी वापस स्टेबल स्टेट में आ जाता है। सी आपको ये डायग्राम दिख रहा है सेकंड वाला, इन दिस आपको दिख रहा है n=1। जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते हैं ये ऑर्बिट्स की लेंथ इंक्रीज कर रही है। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की थी और अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, अपनी लूज करने के बाद वो वापस अपने स्टेट में चला जाएगा, फाइन। अब लूज कर दी एनर्जी, बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा, ये जंप करके वापस इस शेल पे आ जाएगा, फाइन। जब तक उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी वो इसी शेल पे रहेगा, बट जैसी एनर्जी लूज होगी तो वो अपने एक्चुअल स्टेट में चला जाएगा। दिस वॉज द बोर मॉडल, ये आपका बोर मॉडल समझाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आई विल शो यू अ वीडियो, ओके। नाउ प्लीज सी द वीडियो ऑफ बोर मॉडल्स ऑफ एटम। नाउ यू कैन सी दैट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए थे एंड अलग अलग अपनी वो दी थी कि क्या निकला है, क्या कॉन्सेप्ट आया है, फाइन। सेम वे में हमारे पास सबसे पहले थॉमसन आए थे, उन्होंने कहा था कि प्लम पुडिंग मॉडल है। देन रदरफोर्ड आया था जिसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है, बट वो इस चीज़ को नहीं बता पाए थे कि अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने के बाद जैसे वो हाई स्पीड एनर्जी अटेन करेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ रहा। कि उन्होंने कहा था कि वो एनर्जी एमिट आउट करता है, तो जैसे एनर्जी एमिट आउट करेंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर आकर डिसॉल्व हो जाना चाहिए था और एटम खत्म हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, दैट इज़ योर रदरफोर्ड मॉडल, जिन्होंने हमें ये समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर देयर, फाइन। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं देन यू कैन सी ये जो सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं वो आपके फिक्स्ड पाथ हैं, ऑर्बिट्स हैं। देन अब वो जैसे फर्स्ट शेल के हो गया, सेकंड शेल एल, देन एम एंड देन एन। अब के एल एम एन शेल हो गए आपके या ऑर्बिट्स हो गए आपके। अब इनके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n² का नंबर, मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने शेल में आ सकते हैं। नाउ दैट मीन्स कि अगर हम n की बात करते हैं n=1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। सो 2n² का फॉर्मूला था आपका, 2n² मीन्स कि आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 × 1 का स्क्वायर इज़ 2, ठीक है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 2। सेम वे में एल शेल, अगर आप एल शेल की बात करें तो 2n² का फॉर्मूला लगाया, n कितना सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 × 2 इज़ 8।
तो ऐसे करते करते आपके पास ये निकला कि के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करते हुए हमारे पास के एल एम एन शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकल के हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। फाइन। सो हमने ये तो पता लगा लिया कि किसमें कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद ही क्या कहता था हमें कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे लगाओगे ग्रुप के एक शेल में कैसे लगाओगे। तो इन्होंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपने एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या करता है कि अपनी एनर्जी रिवॉल्विंग से जो एनर्जी आती है, जो रिवॉल्विंग से एनर्जी आती है वो कहाँ जा रही है, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, सी ये हीट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद वो अपने सेकेंड शेल्फ में चला गया। ठीक, अब जैसे ये एनर्जी लूज करेगा, लूज करने के बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल सेल में आ गया। सी अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स रूल, एक सेकेंड क्लास, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब एनर्जी गेन की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली वो सेकेंड शेल में आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की तो वापस अपनी ओरिजिनल शेल में आ गया। सो दिस वॉज द मॉडल दैट वॉज गिवन बाय बोर। ठीक है, सो ये बोर मॉडल बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, काफ़ी कुछ उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया था आपका। ओके, सो अब तक का ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। नाउ सो हमने ये चीज़ सीखी कि बोर मॉडल ने हमें क्या क्या दिखाया। सो उसने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया शेल्स के अंदर। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमने अभी वीडियो में देखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट। ओके, नाउ सी the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. Now कुछ रूल्स दिए थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, दैट द फॉर्मूला इज योर 2n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल 1 2 3 एंड फॉर द केस शेल वी हैव n इक्वल्स टू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2। तो केस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। तो सेकेंड शेल या सेकेंड ऑर्बिट एल शेल हो गई, उसमें n क्या था, 2, तो n की वैल्यू 2 हुई तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। नेक्स्ट इज एम शेल, थर्ड ऑर्बिट है, n इक्वल्स टू 3 हो गया। तो जब अब n इक्वल्स टू 3 हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 इज 18। तो मैक्सिमम थर्ड ऑर्बिट में या एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18। सेम वे फोर्थ ऑर्बिट में जहाँ पे 32 आएंगे। ऐसे करते करते आपकी शेल्स इंक्रीज होगी। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 8। तो नील बॉर ये कहता था कि आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल, वो एक पर्टिकुलर शेल में नहीं रहते जब तक उनकी एनर्जी इन, बेसिकली ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो बाहर वाली शेल में जाएंगे, नहीं, सबसे पहले वो अंदर वाली शेल में जाएंगे, के शेल में, देन वो आपका एल शेल में जाएंगे, देन वो एम में, एंड देन एन। ऐसे आप करते करते इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कभी भी गिवन शेल में नहीं रहते, वो सबसे पहले अंदर वाली शेल में फिल होंगे, देन करते करते आप आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड। नाउ यू कैन सी दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट। नाउ सी, if I take hydrogen, hydrogen has 1 atomic number, so atomic number जितना होता है उतने ही number of protons होते हैं, एंड वही हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। फाइन, आपका ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस हो गया, देन 1 इलेक्ट्रॉन था, आपने एल के शेल में डिनोट कर दिया। सेम वे आपका लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सो जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है, 3। फाइन, तो जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा आपका, अल्टीमेटली के एल एंड एम। ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, के में मैक्सिमम कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 1, तो किस में जाएंगे, एल शेल में जाएंगे। फाइन, सो अब हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए एंड एल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। एंड क्लास ये ऑलवेज सिमेट्री में होंगे, अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया तो दूसरा जस्ट इसके अपोजिट दिखाएंगे आप। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन से बोरोन, ये आपका क्या है, बोरोन है। सी बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। फाइन, इसका एटॉमिक नंबर हुआ 5। सो के एल एम, ओके, सो के में कितने आएंगे मैक्सिमम, 2, देन एल में कितने आएंगे मैक्सिमम, दैट इज 2 तो फिल हो गए, कितने बचे, 3।
सो एल वाली शेल में कितने आएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. तो सी बोरोन में कितने हैं, के वाली शेल में 2 हैं, सेंटर वाला तो न्यूक्लियस है. एंड देन वी हैव द एल शेल में कितने, 1 2 एंड 3. So that is how we represent the electrons in the given orbit. Clear है class? This is the representation of electrons that you should know how to represent it. Clear? Now the next one is, अब जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, तो सेम वे में हमारे पास न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई. न्यूट्रॉन्स मीन्स तो न्यूट्रली कोई चार्ज कंटेन नहीं करते. तो उसकी डिस्कवरी किसने थी, जे चैडविक ने दी थी हमें. दैट इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड द मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन. तो न्यूट्रॉन का मास एक्जैक्टली इक्वल होगा प्रोटॉन के मास से, एंड उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन. न्यूट्रॉन्स आपका बेसिकली एटम के अंदर मिलेगा. इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन. जैसे इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, सेम वे में हम न्यूट्रॉन्स को एन से डिनोट करते हैं. तो जो मास ऑफ एटम है वो हम किससे निकालेंगे, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अगर किसी भी एटम का आपको मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब प्रोटॉन के मास को ऐड करेंगे, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे. क्लियर? नाउ यू कैन सी फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, देन वी विल डू मास नंबर. नाउ व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर, कि एक एटम का क्या नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं Z से. सो वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. विथ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर विच डिटरमाइंस इज एटॉमिक नंबर, जिसके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करती है. एंड हम हर एक नोटेशन सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं. सो हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है, एंड जिसको हम डिनोट हमेशा Z से करेंगे. सो इफ आई से Z इक्वल्स टू 1, दैट विल बिकम योर हाइड्रोजन. अगर मैं बोलूँ Z इक्वल्स टू 2, दैट विल बिकम बेरिलियम. Z इक्वल्स टू 3, दैट इज योर लिथियम. सो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 1. सॉरी, एक लाइन रहेगी क्लास. इन फैक्ट द एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेसेस. बेसिकली आप एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल रखते हो. सो फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल्स टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है. सिमिलरली फॉर कार्बन Z इक्वल्स टू 6. So therefore atomic number क्या होता है, the total number of protons present in the nucleus of an atom. Okay, now the next one is mass number. So mass number क्या होगा, atomic number plus number of protons. यह mass जिसे हम atomic mass बोलते थे. So basically mass number और atomic mass equal होता है. See, after studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that the mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मास है एटम का, जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से है. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल देखो क्लास, दैट मास ऑफ कार्बन इज 12U. अगर हम बोलते हैं U इज़ एटॉमिक मास यूनिट है, बेसिकली सिंबल जो हम यूज़ करते हैं यूनिट्स के लिए. अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 क्यों है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स 6 + 6 इज 12. कि अभी हमने पढ़ा जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तभी वो एटम स्टेबल होता है आपका. दैट विल बिकम 12. फाइन. सिमिलरली फॉर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, 27U. क्यों, क्योंकि 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स प्लस कितना आएगा आपका 27 आ जाएगा. सो मास नंबर क्या डिफाइन करता है हमें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. That is mass number equals to A equals to Z plus P. Z is atomic number and P is number of protons. Clear class? Sorry, number of neutrons आने क्लास यहाँ पे. Just a minute, फॉर्मूला गलत लिखा गया है. A equals to Z plus N and N is number of neutrons. यहाँ पे neutrons आएगा क्लास. Okay, this is the correct formula.
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि अब हम एक एटम की बात कर रहे हैं, हम उसका एटॉमिक मास भी ले रहे हैं, हम उसका सिंबल भी ले रहे हैं और हम मास नंबर भी ले रहे हैं, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? दैट इज़ कि आपने सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर एटम नाइट्रोजन, फाइन। तो एलिमेंट क्या हो गया? नाइट्रोजन। सिंबल क्या है नाइट्रोजन का? एन। नाउ मास नंबर क्या होगा? एन इज जेड प्लस एन, एंड दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 14। दैट इज एटॉमिक मास इज ए। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या होगा? जेड, दैट इज 7। सो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है आपकी? बेसिकली एटम का सिंबल, देन एटॉमिक मास, and then Z is the atomic number. This is the way how you will represent a atom. Now we have classified what is atomic mass and atomic number. On that, the atoms can have same atomic number but different masses, can have same masses but different atomic number, or can have same number of neutrons and rest can be different. So that means on that basis we have different types of concepts, that is isotopes, isobars and isotones. So isotopes क्या है? The elements which have same atomic number, the elements which have same atomic number but different masses. से आइसोटोप क्या कहते हैं? आइसो का मतलब सेम है, तो क्या चीज़ सेम है? एटॉमिक मास। बट क्या चीज़ सेम है? एटॉमिक नंबर। बट क्या चीज़ डिफरेंट है? एटॉमिक मास। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हेयर, कार्बन है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो यू कैन सी कि कार्बन का यहाँ पे भी 6 नंबर है एटॉमिक, बट क्या डिफरेंट कर रहा है? मास, दैट इज़ 14 एंड 12। तो दिस इज़ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। सेम वे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, फाइन, बट एटॉमिक मास कितना आ गया? 35, और यहाँ पे क्या गया? 37। तो दिस इज़ योर आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, 35 एंड 37, फाइन। सेम वे में आपका हाइड्रोजन होता है जिसके पास 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज़ योर प्रोटियम, दैट इज इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम जिसमें एटॉमिक नंबर तो 1 है बट मास नंबर 2 हो गया, एंड ट्राइटेरियम जिसमें एटॉमिक नंबर तो 1 है बट मास नंबर 3 हो गया। क्लियर है? तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी हैव स्टडीड कार्बन एंड क्लोरीन। सो हर एक आइसोटोप अपना प्योर सब्सटेंस होता है एंड इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी बट उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होगी। फाइन, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, कि हम आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज यूरेनियम में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है। कोबाल्ट का आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, एंड आयोडीन का आइसोटोप है जो आपके क्वाइटर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर आइसोबार क्या कहता है कि आपका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बस मास नंबर सेम है, मीन्स एटॉमिक मास सेम आएगा आपका। सी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। आइसोटोप्स में एलिमेंट्स सेम थे आपके, फाइन। तो आइसोबार्स में एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर्स भी डिफरेंट होंगे बट मास नंबर सेम होगा। दीज आर नोन एज आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, अब मैं कैल्शियम को ऐसे लिखती हूँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, फाइन, बट इसका मास आता है 40। सेम इज फॉर आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर होता है 18, बट इसका भी मास कितना आता है? 40। सो दैट मीन्स कि दो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिसका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट इज नोन एज आइसोबार्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं बट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दोनों ही अलग होते हैं। लाइक सल्फर S16 एंड मास इज S36। फाइन, क्लोरीन है, आप सल्फर को क्लोरीन को कंपेयर करो, आप जब 36 माइनस 16 करोगे एंड 37 माइनस 17 करोगे यू विल गेट एस 20। दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में सेम है। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है एंड दे आर नोन एज आइसोटोन्स। क्लियर क्लास?
So in this video we have done the Bohr model, distribution of electrons, isotopes, isobars and isotones. That's all for today, and I hope this content is clear to you. Thank you and have a nice day.